हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीए एलएलबी सेमेस्टर 4 के सेकेंड यूनिट का टॉपिक विच इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम को मेजर करने के अलग अलग मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन मेथड्स में क्या डिफिकल्टीज रहती है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के साथ। फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच इज प्रोडक्शन मेथड। देखिए प्रोडक्शन मेथड के दो और नाम हैं, आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। दिस एके मींस आल्सो नोन एज। तो प्रोडक्शन मेथड के दो नाम कौन से हो? आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। अब समझते हैं वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना पेमेंट होगा उतना ही हम माने कि वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई एक दर्जी है, वो कपड़ा लेके आ रहा है, उस कपड़े से उसने शर्ट बना के बेची है, तो क्या इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले कपड़ा बना हुआ था, कपड़े की वैल्यू कम थी, उसने क्या किया है, कपड़े से शर्ट बना दी और शर्ट को ज्यादा दाम में बेच दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि रिटेलर्स वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रिटेलर्स क्या करते हैं, जैसे डीमार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। डीमार्ट के पास एक पार्ले जी का पैकेट रखा हुआ है। अब उस पार्ले जी का पैकेट वो फैक्ट्री से खरीद के अपने पास ले आए, अब उसमें कुछ जोड़ नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने कंज्यूमर को एज इट इज सेल किया, फैक्ट्री से लेकर आए और एज इट इज आगे सेल किया। तो उन्होंने हायर अमाउंट पर सेल किया होगा, फैक्ट्री से कम दाम में लाए और आगे ज्यादा दाम में बेच दिया। तो क्या इन्होंने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया है? देखो यहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया है, पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डीमार्ट ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव किया है। ठीक है, इसलिए हम मानेंगे कि यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है। और वैल्यू एडिशन किस तरह से हो रहा है यहाँ पे? देखिए आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पार्ले जी डायरेक्ट फैक्ट्री से जाके खरीदो। ठीक है, तो डीमार्ट ने क्या किया, फैक्ट्री से लेकर आया और आपको सेल किया। तो उसने जो ऐड किया है वो है एक्सेसिबिलिटी। पहले पार्ले जी का पैकेट आपके लिए इनएक्सेसिबल था, डीमार्ट ने खरीद के उसको आपके लिए एक्सेसिबल किया है, तो आप अब उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी वैल्यू एडिशन हो रहा है। फिर बात करते हैं स्टेप्स की कि वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स क्या हैं। देखो सबसे पहले तो आपको इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। फिर उसके बाद हर एक सेक्टर में नेट वैल्यू एडेड फाइंड करना है। अब नेट वैल्यू एडेड किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखो नेट वैल्यू एडेड फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। जैसे शर्ट की बात करी थी, तो शर्ट की वैल्यू माइनस कपड़े की वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो शायद आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख के समझ सकते हैं। नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो ये सभी उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स है जो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे। फिर स्टेप 3 में हम हर एक सेक्टर में जो नेट वैल्यू एडेड हमने कैलकुलेट किया है उसको ऐड कर देंगे। तो तीनों सेक्टर्स का नेट वैल्यू एडेड जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। और लास्ट स्टेप में हमें एनडीपी एट एफसी से नेशनल इनकम फाइंड करनी है विच इज एनएनपी एट एफसी। तो डोमेस्टिक से नेशनल हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल, इस डोमेस्टिक से नेशनल हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये पहले डोमेस्टिक इनकम थी, अब नेशनल पे जा रहे हैं हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। बस सिंपली बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर दिया तो हमारे पास नेशनल इनकम आ गई। अब देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रिटायरमेंट पेंशन अर्न इनकम होगी या अनअर्न इनकम होगी, फैक्टर इनकम होगी या ट्रांसफर इनकम होगी। देखिए रिटायरमेंट पेंशन आपको क्यों मिलती है? रिटायरमेंट पेंशन आपको मिलती है
जब आपने जिंदगी भर काम किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है, मतलब आपने अपनी सर्विसेज दी हैं एज अ लेबर, गवर्नमेंट को सर्विस दी है, उस सर्विस के बदले आपको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, तो रिटायरमेंट पेंशन भी अर्न इनकम का ही पार्ट होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम का ही पार्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम मेथड की, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो वही है कि हम इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। डिवाइड करने के बाद हम हर एक सेक्टर की इनकम को क्लासिफाई करेंगे। इनकम फ्रॉम वर्क यानी लेबर की इनकम, तो वो हो जाती है वेजेस प्लस सैलरी। फिर नेक्स्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो होती है आपकी रेंट की इनकम और इंटरेस्ट की इनकम, जो इनकम लैंड पर हो रही है और कैपिटल पर हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब प्रॉफिट या डिविडेंड जो भी आपको गिवन है, डिविडेंड, प्रॉफिट और डिविडेंड जो भी आपको गिवन है वो आपको ऐड करना होगा। और लास्ट होता है इनकम ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस। मान लीजिए अगर कोई पताशी वाला अपना ठेला लगा रहा है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस है उसका, उसमें आप अलग अलग वेजेस को, रेंट को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस में मिक्स्ड इनकम लिख देंगे कि उनकी टोटल इनकम कितनी है, वो हो जाती है हमारी मिक्स्ड इनकम। इसको क्लासिफाई करने के बाद फिर हर एक सेक्टर में ये जो इनकम प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ऐड करेंगे। बाय एडिंग अबव इनकम ऑफ ईच सेक्टर वी गेट एनडीपी एट एफसी, वी गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए एनडीपी एट एफसी है हमारे पास और हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। So let's discuss a third method which is expenditure method। तो expenditure method से हम नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। फिर सेकंड स्टेप में हम फाइनल एक्सपेंडिचर को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्राइवेट सेक्टर फाइनल गुड्स पे एक्सपेंड कर रहा है या जो हाउस होल्ड है वो स्पेंड कर रहा है। फिर सेकंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज डिनोटेड बाय जी, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। एंड लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, दिस डिनोटेड बाय एक्स माइनस एम। एक्स मींस एक्सपोर्ट्स, एम मींस इंपोर्ट्स। अब ये चारों फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो हमें मिलता है दैट इज जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम विच इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास क्या है जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, चलिए एक एक करके चीजों को रिप्लेस करते हैं। ग्रॉस से हमें चाहिए नेट, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक से चाहिए नेशनल, तो हम एनएफआईए ऐड कर देंगे। और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, विच मींस इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे तीनों मेथड्स थे जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों मेथड्स के अपने अपने कुछ लिमिटेशंस हैं और इन तीनों मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तब कुछ डिफिकल्टीज आती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो डिफिकल्टीज डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसको आप डिफिकल्टीज भी कह सकते हो या इन पर्टिकुलर मेथड्स की लिमिटेशन भी कह सकते हो। एग्जाम में किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। देखिए प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। अब देखिए सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, जैसे माँ आपके लिए खाना बनाती है, घर का ध्यान रखती है, तो वो सभी काम की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू है उसको एस्टिमेट करना काफी डिफिकल्ट है। फिर नेक्स्ट आता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग जैसा हमने डिस्कस किया था कि डबल काउंटिंग क्या होता है, एक ही चीज को 2 बार काउंट कर देना।
तो अगर इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड में प्रॉब्लम आ सकती है, विच इज डबल काउंटिंग। नेक्स्ट इज सेकंड हैंड गुड्स। देखिए सेकंड हैंड गुड्स जो हैं, जैसे अगर सेकंड हैंड कार आपने खरीदी है या सेकंड हैंड बाइक खरीदी है तो उस पे आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन उसका प्रोडक्शन इस साल में नहीं हुआ, उस साल में हुआ जिस साल में वो प्रोड्यूस हुई, पहली बार जब वो बिकी थी। तो हम क्या करेंगे, सेकंड हैंड गुड्स पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। लेकिन अगर सेकंड हैंड गुड्स पे कोई कमीशन बनता है, जैसे कि अगर आप एक कोई पुराना घर खरीदते हैं, उस घर को खरीदने में आपने 25 लाख रुपए खर्च करे हैं और प्रॉपर्टी वाले को 1% कमीशन दिया है, तो वो 1% कमीशन जो होगा वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो 25 लाख इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इलीगल एक्टिविटीज। देखिए इलीगल एक्टिविटीज से जो इनकम जनरेट होती है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिकॉर्ड भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट कंज्यूमर सर्विसेज। देखिए कुछ इस तरह की कंज्यूमर सर्विसेज होती है जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जैसे बार्बर की सर्विसेज, टीचर्स की सर्विसेज, तो इसमें सीधा सीधा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट इसको हम इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं और इन रिटर्न हमें कुछ पेमेंट भी मिलता है। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स। देखिए कैपिटल गेन्स जो हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे अगर आपने कोई लैंड बेची है, कोई स्टॉक्स आपने खरीदे हुए थे वो बेचे हैं, तो बेचने पे आपको कुछ फायदा हुआ होगा या फिर आपको कुछ नुकसान हुआ होगा, तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो भी है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री चेंजेस। देखिए इन्वेंट्री चेंजेस को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इन्वेंट्री में चेंज होना या इन्वेंट्री क्या होते हैं वो समझते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जो भी दुकानदार होते हैं उनका एक गोडाउन होता है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। अब अगर कोई दुकानदार है, उसके गोडाउन में ईयर की स्टार्टिंग में 10 टीवी रखे हुए हैं और ईयर के एंड में 8 टीवी बचे हैं, इन बिटवीन उसने 50 टीवी मंगवाए थे और जो उसने सेल कर दिए। अब अगर इन्वेंट्री स्टार्टिंग में 10 थी और एंड में 8 थी, तो इसका मतलब वो 2 टीवी भी उसने सेल किए हैं। तो चेंज इन इन्वेंट्री को भी कंसिडर किया जाना चाहिए, जिससे कि नेशनल इनकम का करेक्ट एस्टिमेशन निकल के आ सके, क्योंकि एक्चुअल में उसने इस साल में 52 टीवी सेल किए हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। जैसा कि हमने देखा, हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बिना नेशनल इनकम में इंक्लूड करे, अगर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं तो फॉर्मूला होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम डेप्रिसिएशन को इसीलिए ग्रॉस में से माइनस कर देते हैं जिससे कि हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकें। नेक्स्ट इज प्राइस चेंज। देखिए नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम इन सब प्रोडक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हम करते हैं करंट ईयर प्राइसेस पे। इस साल जो मार्केट में प्राइसेस हैं उन प्राइसेस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको पिछले साल की नेशनल इनकम के साथ कंपेयर करना चाहें तो पिछले साल तो देखिए प्राइसेस कुछ कम रहे होंगे, महंगाई कम रही होगी, इस साल वो महंगाई थोड़ी बढ़ चुकी है। तो क्या होता है कि यहाँ पर प्राइसेस की वजह से नेशनल इनकम हमें थोड़ी बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट एक कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, रियल जीडीपी या रियल नेशनल इनकम, वो लोग काम में लेते हैं। इसमें हम कांस्टेंट प्राइसेस पर नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। इससे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि नेशनल इनकम कम हो रही है या बढ़ रही है। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे, तो वहां देख सकते हैं, जिसमें हम नेशनल इनकम और वेलफेयर दोनों को कंपेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में पहली चीज आती है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। देखिए अगर हम किसी घर में रह रहे हैं, वो घर हमारे ही पास है, तो भी उस घर का जो एक रेंट वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू, वो नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू का मतलब ये हो जाता है अगर वो घर हमने हमारे पास ना रखा होता और किसी को किराए पे दिया होता, तो यहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही होती, तो वो कितना रेंट उसका बनता है कि हम किसी और को दें, तब कितना रेंट बनता है, उसी वैल्यू को हम कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू, और वो नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा और डिटेल में आपको तब समझ आएगा जब हम ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे
कोई गली में पताशी वाला है, उसके लिए हम इनकम को अलग अलग क्लासिफाई नहीं कर सकते कि इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अलग अलग इनकम कितनी है, लैंड की कितनी इनकम है, या फिर लेबर की कितनी इनकम है। वो जो भी इनकम है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, सब उसी ने कर रखा है, पूरी इनकम भी उसी की है। तो उस केस में हम मानते हैं कि मिक्स्ड इनकम है, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, लेबर की भी इनकम इंक्लूडेड है, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की जो इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम हमें मिलती है, और हम पूरी की पूरी एक साथ ऐड कर लेते हैं, उसको क्लासिफाई नहीं करते। फिर नेक्स्ट इज गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखिए, फार्मर्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अक्सर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस बचा के रख लेते हैं। उसकी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, वो हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मार्केट में जाके सेल किया होता तो भी इनकम जनरेट हुई होती, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, रियल इनकम जनरेट हो ही रही है। इसलिए जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज होती है, जो हमने देखा हाउस वाइफ की सर्विसेज हैं, वो हम इंक्लूड नहीं करते। फिर नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने किसी को रखा काम पर और उसको हमने साथ में अकोमोडेशन सर्विसेज दे दी कि रहने के लिए ये घर तुम्हारे मिल रहा है, या फिर कुछ क्लोथ्स दे दिए, कुछ खाने के लिए सामान दे दिए। तो उन सभी चीजों की मॉनेटरी वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं, भले ही उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है मॉनेटरी टर्म्स में, बट स्टिल उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर लास्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में पहली चीज आती है गवर्नमेंट सर्विसेज। देखिए, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उसको हम इस तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। रीजन इज, कुछ इस तरह की सर्विसेज होती हैं, जैसे पुलिस की सर्विसेज, मिलिट्री की सर्विसेज, हम उसको फाइनल भी मान सकते हैं और इंटरमीडिएट भी मान सकते हैं। देखिए, अगर हम फाइनल मानते हैं तो सीधी सी बात है कि उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन वो एक सेंस में इंटरमीडिएट भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? देखिए, जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी होती है। अब अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो मैं उस जगह सेटअप करना चाहूंगा जहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा हो। जैसे कि अगर मेरे पास दो चॉइस है कि मैं गुजरात में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ या कश्मीर में सेटअप करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं गुजरात में सेटअप करना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे मिल पाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि गुजरात में इंडस्ट्री सेटअप क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुलिस की सर्विसेज, जो मिलिट्री सर्विसेज हैं, वो अच्छी हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज अच्छी हैं। तो एक इस सेंस में जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो इंटरमीडिएट सर्विसेज हो जाती, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह हो जाती हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की तरह हो जाती हैं, कि वो बाकी किसी और चीज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट की सर्विसेज को कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कैटेगराइज नहीं करते। इसका हमने अलग एक कैटेगरी बनाई थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की एक अलग कैटेगरी बनाई थी, और इसी में हम गवर्नमेंट के सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। तो देखिए, ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन या फिर कोई फेलोशिप है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो ये सब एक्सपेंडिचर्स हमें बिना किसी प्रोडक्शन के दी जा रही है, बिना किसी गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किए बिना दी जा रही हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फिर नेक्स्ट इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। देखिए, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स किस तरह के गुड्स होते हैं? इस तरह के गुड्स जो हमने एक बार खरीद लिए और काफी लंबे समय तक हमें सर्विसेज देते रहते हैं, जैसे कार, घर, ये सब क्या है, लंबे समय तक हमें सर्विसेज देते रहते हैं, टीवी, फ्रिज, ये सभी चीजें, फर्नीचर। तो हम क्या करते हैं कि इसको, अब एक तो है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, दूसरा है कि हम इन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट मान लेते हैं, भले ही ये हमें लंबे टाइम तक रिटर्न्स देते रहेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो घर हम खुद के लिए बनाते हैं हम उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना मान के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मानते हैं। और इसीलिए इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो माना नहीं है, तो जब इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो उस घर की इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करके नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसमें कि वो कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रही है, जैसे पार्क्स, डैम्स, ये सभी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं,
तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं और इसे हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलफेयर और नेशनल इनकम की। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो लेके आते रहेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज नोट्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले एग्जामिनेशन में। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।